डिबेंचर्स। सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए, मैंने आपको एक पेपर दिया, पेपर के ऊपर ये लिख दिया कि मैं आपसे ये अमाउंट उधार ले रहा हूँ जो कि मैं इतने पीरियड के बाद आपको वापस करूँगा। डिबेंचर एक पेपर हो गया जो एक्नॉलेज करेगा कि ये डेब्ट है हमारे ऊपर और कौन कौन सी कंडीशन के साथ में हम इसको रिपेमेंट करेंगे। दैट्स इट। ये पेपर को ही बोलेंगे डिबेंचर्स। अब शेयर्स की तरह ही ये भी प्रिंटेड होता है, ऊपर फर्म का नाम, डिनोमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे शेयर्स मैंने आपको बताया था कल, बताया था ना, 100 रुपए के डिनोमिनेशन वाले या 10 रुपए के डिनोमिनेशन वाले, वैसे ही डिबेंचर्स भी होते हैं। इशू भी शेयर्स की तरह ही किए जाते हैं ओपन मार्केट में। बस 2-3 डिफरेंस होता है जो शेयर्स और डिबेंचर्स को एक दूसरे से अलग करता है। पहला तो ये कि जो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो ऑनर होता है। कंपनी के कई सारे ऑनर्स में से एक होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स ऑनर नहीं होता, सिर्फ उसने कंपनी को उधार पैसा दिया है, जबकि शेयर होल्डर का कैपिटल है। दूसरा, शेयर होल्डर यानी कि कंपनी का मेंबर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार होगा। डिबेंचर होल्डर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स को जितना इंटरेस्ट डिबेंचर्स वाले पेपर पे लिख के दिया गया है कि आपको पर ईयर इतना % दिया जाएगा, उतना उसको मिलेगा। उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ की उम्मीद ना रखते। ये 2 मेजर डिफरेंस है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा ऑनरशिप। कंपनी वाउंड अप होने के टाइम पे शेयर होल्डर की लायबिलिटी निकलती है उसके शेयर अमाउंट का। जितना शेयर उसने कैपिटल में किया हुआ है उसी अमाउंट पर उसकी लायबिलिटी रहेगी। डिबेंचर होल्डर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, उल्टा डिबेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी की लायबिलिटी होती है। डिबेंचर होल्डर पैसा लेगा। ये 2-3 खास डिफरेंस हो गए। अगर हम टाइप्स की बात करें, डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एक तो होता है सिक्योर और दूसरा होता है अनसिक्योर। सिक्योर्ड यानी जिसके लिए किसी एसेट को गिरवी रख दिया जाए, जिसके ऊपर चार्ज मिल जाए कि नॉन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट द डिबेंचर होल्डर विल बी फ्री टू एक्वायर दैट एसेट। अगर कंपनी ये पैसा देने में फेल हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर को ये राइट होगा कि वो एसेट एक्वायर कर ले, उसको बेच के अपना पैसा वसूल कर ले। जबकि अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज नहीं होता। अच्छा, सिक्योर्ड में भी चार्ज जो है ना वो 2 टाइप का रहेगा। एक तो रहेगा फिक्स चार्ज और दूसरा रहेगा फ्लक्चुएटिंग चार्ज। बहुत मामूली सा फर्क है दोनों में। फिक्स चार्ज फिक्स एसेट पे रहेगा जो कि कंपनी खरीदती बेचती नहीं है। फ्लक्चुएटिंग चार्ज खास करके स्टॉक के ऊपर रहता है, यानी कंपनी फ्री रहती है कि जब चाहे इसको बेच के घटा ले और जब चाहे इसको बढ़ा ले। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा। एक ये हो गया। दूसरा कन्वर्टिबिलिटी। क्या डिबेंचर्स को एक पीरियड के बाद कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? शेयर्स में। कि हमारे पास डिबेंचर्स है 1 लाख रुपए का, अब हमको इसके बदले में 1 लाख रुपए का शेयर दे दिया जाए, या इसी डिबेंचर को एज शेयर एज्यूम कर लिया जाए और कंपनी अपने अकाउंट में
बजाय डिवेंचर्स लिखने के इसके आगे शेयर कैपिटल लिख दे, बस इतना ही। तो या तो कन्वर्टिबल है या तो नॉन कन्वर्टिबल है। अगर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता शेयर में तो नॉन कन्वर्टिबल होगा, नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। रिडीमेबल तो होगा ही होगा, इरिडीमेबल तो इशू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये दो खास है डिवेंचर्स। दो तीन टाइप से और हो सकते हैं। टेनर मैंने बताया ना, रिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। अब नॉन रिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं किया जा सकता। रिडीमेबल होंगे और उसका एक पीरियड मेंशन किया होगा कि 3 साल के बाद रिडीम कीजिए या 5 साल के बाद रिडीम कीजिए या 10 साल के बाद रिडीम कीजिए। जितना टेनर इसके ऊपर मेंशन होगा, जो पीरियड, उस पीरियड के बाद कंपनी को ये डिवेंचर रिडीम करना पड़ेगा, यानी कैश करना पड़ेगा। आइए आप अपना पेपर दीजिए, अपना पैसा लेके जाइए। एक और होता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और दूसरा होता है बेयरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो होता है जो किसी के नाम से इशू किया जाता है, किसी के नाम से रजिस्टर हो जाता है। आप जिसके नाम से रजिस्टर है वही इसके अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन करेगा जब भी करेगा। बेयरर रजिस्टर क्या होता है कि जिसके पास ये पेपर रहेगा उसी को डिवेंचर होल्डर्स माना जाएगा। मेरे पास से खो के आपके पास चला गया, आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, उसने किसी को बेच दिया। आज के टाइम पे जिसके पास है, जो इसका बेयरर है, वही डिवेंचर होल्डर माना जाएगा। कूपन, आपको मैंने बताया था शेयर्स जब इशू करते हैं तो या तो एट पार करते हैं या तो एट प्रीमियम करते हैं। एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उस प्राइस में, प्रीमियम फेस वैल्यू से ऊपर कुछ प्रॉफिट लेंगे, कुछ प्लस अमाउंट से, उसको बोलेंगे प्रीमियम। और मैंने ये भी बोला था कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते कुछ कंडीशंस को छोड़कर। और मैंने शेयर्स वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, यानी 100 रुपए वाले डिवेंचर्स 90 रुपीज पे इशू किए जा सकते हैं, 80 रुपीज पे इशू किए जा सकते हैं, शेयर्स नहीं किए जा सकते। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। और ये जो 100 रुपए वाले शेयर्स 90 रुपीज या 80 रुपीज में दिए जाते हैं तो इसी को बोलते हैं कूपन। 80 रुपए का कूपन ले लीजिए, बाद में ये आपको 100 रुपए का डिवेंचर्स बन जाएगा। दैट्स इट। अब हम इसको देखते हैं इशू कैसे करते हैं। ये तो हो गए डिवेंचर्स, इसके टाइप्स हो गए। हम इशू कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। एक तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, ठीक है, शेयर इशू कर नहीं सकती, कुछ कानूनी बाधाएं आ रही हैं, या इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए कि शेयर इशू करने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। और बजाय फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेने के, यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने के, कंपनी अपना डिवेंचर इशू कर देती है।
क्या ये आप हमसे लेके जाइए, डायरेक्ट हमको पैसा दीजिए, डायरेक्ट हमसे आप इंटरेस्ट लीजिए। एक तो ये हो गया। जब कंपनी कैश लेके इशू करती है तो मैंने आपको बताया ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे इशू करती है। और इसको इशू करने के टाइम पे इसकी जर्नल एंट्रीज वैसे ही होती है। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट यहाँ आ जाएगा, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पे आ जाएगा और नरेशन लिख दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री आएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड या अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। क्या सिर्फ डिबेंचर्स लिखने से काम चलेगा? जैसे शेयर इशू करने के टाइम पे हमें शेयर का नाम लिखना पड़ता है, इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, वैसे डिबेंचर का भी कोई ना कोई नाम होता होगा। डिबेंचर का नाम उसके इंटरेस्ट रेट से पता चलता है। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स, इसका मतलब ये है कि इस डिबेंचर पे एनुअली 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे रेट लिखा रहेगा उसी रेट से डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे जब इशू करेंगे तो लिखेंगे 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर की तरह इसको भी चाहे तो फुल्ली कैश पे इशू कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टॉलमेंट पे इशू कर सकते हैं। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट आएगा एप्लीकेशन में, दूसरा आएगा अलॉटमेंट में, तीसरा कॉल्स पे, सो ऑन। अच्छा, कॉल्स लिखेंगे ना, पहली कॉल को लिखते हैं फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो लास्ट वाली होती है उसको लिखते हैं फाइनल कॉल। अगर एक ही कॉल है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाना है कि एक ही कॉल है, दूसरा तीसरा कॉल नहीं है। ये तो हो गया इशू करने का तरीका। शेयर जब हम इशू करते हैं तो हम इशू कर देते हैं, उसकी एंट्री कर लेते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत होती है। क्या सोचने की ज़रूरत होती है? कि हम इशू तो कर रहे हैं, हम इसको रिडीम कैसे करेंगे। रिडीम करने के लिए कुछ कंडीशन होगी। जैसे इशू करने के लिए एट पार कर सकते हैं यानी फेस वैल्यू पे, एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे, और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू से कम प्राइस पे। उसी तरह रिडीम भी हम अलग प्राइस पे कर सकते हैं, और ये जो अलग प्राइस होगा ना वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कोई इसलिए डिबेंचर नहीं लेगा कि हम आज खरीदेंगे और 100 रुपए का और 3 साल बाद मुझे इसका 80 रुपए मिलेगा, कोई इसलिए नहीं खरीदेगा। हाँ, आज 100 रुपए का लेंगे, 3 साल बाद हमें 120 रुपए मिलेगा, वो तो समझ में आता है। तो जो रिडीम होगा इसका रिडम्पशन या तो एट पावर या तो एट प्रीमियम होगा, डिस्काउंट पे नहीं होगा। इशू डिस्काउंट पे हो जाएगा। ये तो हो गई कंपनी को पैसे की जरूरत थी, बैंक में पैसा आ गया,
कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग कर ली, बात खत्म हो गई। कंपनी पैसे के लिए नहीं करना चाहती, एक एसेट की जरूरत है कंपनी को, बिल्डिंग की जरूरत है या किसी मशीन की जरूरत है या कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल की जरूरत है, कुछ भी जरूरत हो सकती है। और कंपनी क्या करती है, ठीक है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जो उसका सेलर है, वेंडर बेचने वाला, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा है 10 लाख रुपए की आप मुझको मशीन दे दो, मैं पैसा नहीं देता हूं, आपको 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे देता हूं। बेचने वाला वेंडर सोचेगा मुझे क्या फायदा है, 10 लाख रुपए का बेच रहा हूं तो पैसा मुझे अभी मिलना चाहिए। अब ये बोल रहे मैं 5 साल बाद दूंगा, गारंटी के लिए मुझे पेपर पकड़ा दिया है डिबेंचर्स। अगर 3 साल में कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे? तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आ सकते हैं, तो उसका भी जस्टिफिकेशन देगा भैया ये जो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा ना, 5 साल तक इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी हम आपको दे रहे हैं, हम आपसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, हम आपसे ले रहे हैं 10 लाख रुपए, देने के टाइम पे हम आपको देंगे 12 लाख रुपए, यानी कि हम आपका डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तीसरा ऑप्शन, आप चाहे तो अपने डिबेंचर्स को हमारी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दे दिया। तो आज की डेट में आपको 5 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको तो आपको कंपनी में पूरा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जितना भी आपका बनेगा। आप डिसाइड करो देना है कि नहीं, बहुत से लोग तैयार हो भी जाते हैं। तो ये जो कैश के लिए ना करके इशू फॉर अदर देन कैश, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता। अब इसकी जब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे थ्रू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब हमको इसको डिबेंचर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट डिबेंचर हो, जो भी नाम दे दिया जाए, डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख 10 लाख, ये आपका हो गया। अब हम आते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट देना है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो एकदम ईजी है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा डिबेंचर्स है उसके ऊपर कितना रेट लगना है। तो आप क्या करेंगे, हर साल उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। 1-2 एंट्री हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल अकाउंट डेबिट। जैसे ही इंटरेस्ट एक्रूड हुआ हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल अकाउंट डेबिट, किसको क्रेडिट कर देंगे, एक एंट्री और पास कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल अभी नहीं, अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे पेएबल कर सकते हैं क्योंकि अभी हम पे नहीं कर रहे, इन टू इन पेएबल।
प्रोविजन हमने कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया। जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तब हम इसको डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं इसके अंदर। दूसरा तरीका ये है कि आप पेबल ना करके टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। जिसका डिबेंचर है, जिसने ले रखा है, जिसको हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आप उसको भी क्रेडिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। हर जर्नल एंट्री के साथ में नरेशन जरूर लिखते चलना है। बिना नरेशन के आपकी एंट्री अधूरी आंसर पे नंबर भी उसी हिसाब से मिलता है। पूरा नंबर चाहिए, पूरा आंसर लिखिए। रिडम्पशन पे लिखिए, रिडम्पशन को क्या क्या हुआ है मैंने बताया ना कि जब शेयर इशू करते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता, इशू कर दिया उसकी एंट्री कर लिया। लेकिन जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री करने के टाइम पे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका रिडेम्पशन कैसे होगा। आपको सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे। चलिए मैं एक एक टर्म्स यहाँ देखते करता हूँ। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहला है इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, यानी फेस वैल्यू पे इशू करना है और फेस वैल्यू पे ही रिडीम करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा इशूड एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये हो गया। ठीक है। तीसरा इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, एक ये टर्म हो गया। चौथा इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। और पांचवा है इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये 5 टर्म हमारे पास आ गए। एक तो फेस वैल्यू पे इशू किया, फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया। दूसरा प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम कर दिया। इन दोनों में ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सोचना हमको यहाँ पे, सोचना कहाँ पे, यहाँ पे कि इशू कर रहे हैं एट पार और अब हमको करना क्या है, रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे इशू किया, फेस वैल्यू पे रिडीम करना है। डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम करना है। अब जब इसकी एंट्री होगी तो इसी हिसाब से होगी, रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए होगी। आप पहले टर्म्स देखिए कि कौन से टर्म पे इशू हुआ है, अब उसी हिसाब से इसकी एंट्री हम करेंगे, उसी हिसाब से इसको जर्नलाइज करेंगे। ठीक है। चलिए एट पार पे कोई टेंशन ही नहीं है। जो सिंपल एंट्री आपको बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, हो गया काम खत्म। और जब आप रिडीम करेंगे तो क्या करेंगे, रिडीम करने के टाइम में डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब आपको डिवेंचर होल्डर को ये पैसा वापस करना है, पहले उसको क्रेडिट करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। ये आपका पहले वाले केस में था। दूसरे वाले केस में क्या करना है, प्रीमियम पे इशू करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है। हमने शेयर्स में बताया था जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो कैसा करते हैं। पहला एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, ठीक है। 2 बैंक वाली एंट्री नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं सीधा कैपिटलाइजेशन कैसे करना है, प्रोविजन कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अदरवाइज यही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब हम इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हमें इसको अपनी बैलेंस शीट में लाना है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आपका आ गया अमाउंट। इसमें क्या ऐड है, ये जो एप्लीकेशन मनी आई है इसमें क्या क्या है, इसमें आपके डिवेंचर्स का फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम का भी वैल्यू है, दोनों है। लेकिन जब आप डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे तो आप सिर्फ फेस वैल्यू क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम को यहाँ अलग से क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और अब यहाँ पे आप प्रीमियम वाला अमाउंट क्रेडिट करेंगे। अब ये कैसे होगा, ये अमाउंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब जब आप रिडीम करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम तरीके से, पहले इसको डेबिट कीजिए फिर इसको डेबिट कीजिए, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे पूरा पैसा, और फिर बैंक से उठा के पेमेंट कर देंगे। मैं क्या क्या दिखाता हूँ, ये हो गया डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये दोनों हो गए। ये इसकी फेस वैल्यू है, ये इसकी प्रीमियम की वैल्यू है, टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, ये इन दोनों का टोटल है जो उसको देना है, क्योंकि हमको अब रिडीम करना है प्रीमियम पे। हमने इशू भी किया था प्रीमियम पे, रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। उसके बाद लास्ट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म हो गया। लेजर में पोस्टिंग नहीं बता रहा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक क्लास ले लिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, जर्नल में पोस्टिंग और जर्नल में एंट्री, फिर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग। तो बताने की जरूरत नहीं है, जितने नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सबके अलग अलग लेजर होंगे और ये सारी एंट्री उसमें रिलेवेंट साइट पे पोस्ट कर दी जाएगी। डेबिट है दो साइड पे, क्रेडिट है दो साइड पे, जो भी रिलेवेंट हो। हम नेक्स्ट चलते हैं, एट पार इशू किया है और एट प्रीमियम हमको देना है। मैंने बोला था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है एंट्री करने के टाइम पे।
लेके समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक हमारा एजम्पशन है कि फेस वैल्यू जितनी होगी सब 100 की होगी, प्रीमियम जितना होगा सब 20 होगा, और डिस्काउंट जितना होगा सब 10 होगा। अब हम इनकी समझते हैं। पार पे इशू करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, या कार्य। हम एक चीज और अज्यूम करके चलते हैं, ऑल आर पेबल एट वंस। सबका पैसा एक बार में आना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं आना। पेबल एट वंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट एट पार है, हमको 100 रुपए में करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना होना चाहिए, 100 रुपीज होने तो यही एंट्री चाहिए। लेकिन कह रहा है कि हमको रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है। किस पे करना है, तो यहाँ पे हमारा टू डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी रहेगा। जब हमें रिडीम करना रहेगा उसके लिए पैसा चाहिए रहेगा, उसकी एंट्री हम अभी करेंगे। प्रीमियम 20 रुपए है, करेंगे। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, अल्टीमेटली हमने खरीदा 100 रुपये, बेचा 100 रुपये का, लास्ट में खरीदेंगे हम 120 रुपये का। ये 20 रुपये हमारा लॉस हो रहा है, इसका प्रोविजन हम अभी करेंगे, इशू करने के टाइम पे ही कर लेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20 रुपीज। हमारा इशू पार पे है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो गया। अब जब हम इसको रिडीम करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रीमियम पे रिडेम्पशन वाली एंट्री मैंने भी बताई है। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 120। ये एंट्री बताई थी ना। अगर ये 20 रुपए का हमने प्रोविजन पहले नहीं किया होता तो अभी ये देने में हमको बहुत मुश्किल आती। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पैसा तभी ले सकते हैं जब हमने उसमें रखा हो। अगर हमने रखा ही नहीं तो लेंगे कहां से। तो अगर 4 साल 5 साल बाद ये अगर हमें चाहिए तो इसमें पैसा रखना पड़ेगा। इसका हमने यहाँ पे प्रोविजन इस तरीके से किया है, लॉस। इस लॉस का एडजस्टमेंट कैसे होगा पता है, अगर आपका डिबेंचर्स का टेनर 5 इयर्स है तो ये एक बार में लॉस एडजस्ट नहीं होगा। 5 इयर्स में है, ये 5 साल के लिए है, एक साल में कितना लॉस हो रहा है, 4 रुपीज। तो आप ये 4 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करते जाएंगे हर साल, और बाकी का आपकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक हमारा बचता है डिस्काउंट पे इशू किया है और एट पार हमको लेना है, रिडीम करना है।
इसको भी देख लेते हैं। पहली एंट्री तो सेव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। डिस्काउंट पे इशू किया है, कितना पैसा आएगा? 90 आएगा। 10 रुपीज डिस्काउंट मान के चल रहे हैं, 90 आएगा। रिडम्पशन करना है एट पार, कितना? 100 रुपये। उसका बंदोबस्त अभी करना पड़ेगा, सेम वैसे जैसे पिछली एंट्री में बताया था कर लेंगे। यहाँ पे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90 रुपीज, और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फेस वैल्यू 100 रुपीज है। डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू ही शो करेगा, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा होगा तो उसके लिए अलग अकाउंट है। अब ये 10 रुपये कहाँ से आएगा? उसके लिए हम अभी से प्रोविजन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। 10 रुपये डिस्काउंट दिया है, 10 रुपये डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे बता दें। हो गया? चलिए, अब जब हम इसको रिडीम करेंगे तो अब आपको यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ये 100 टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 100 पेमेंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। क्लियर? अब खतरनाक वाला है कि डिस्काउंट पे इशू करा है और प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। कंपनी के पास या तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था या तो बहुत सख्त ज़रूरत थी, दो में से एक ही बात है। इसी में करते हैं कुछ, यहीं पे हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या? इशू किया है डिस्काउंट पे, ये एंट्री तो सेम रहेगी, ठीक है। हमको रिडम्पशन देना है प्रीमियम पे, यानी डिबेंचर्स अकाउंट तो फेस वैल्यू रहेगा ही, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 20 रुपीज। ठीक वैसे ही जैसे प्रीमियम पे रिडम्पशन की एंट्री की जाती है। अब 120 रुपये यहाँ पे 100 रुपये है, ये 20 रुपये का भी बंदोबस्त करना है, तो हम क्या करें? यहाँ पे लिख दें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 रुपीज। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ खराबी नहीं इसमें, लेकिन अकाउंटेंट क्या होता है? कानून से बंधा होता है। वो कहता है कि आप डिस्काउंट वाला कॉलम हटा दीजिए, डिस्काउंट वाला कॉलम हटा दीजिए, और ये जो आप लॉस दिखा रहे हैं ना, आप इसको हल्टी कर दीजिए। अब ये हो गया, सिर्फ डिस्काउंट है, रिडम्पशन पार पे है तो डिस्काउंट दिखाएंगे, लेकिन इस इशू डिस्काउंट पे है और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे है तो जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो पूरा का पूरा लॉस है। ठीक? और ये जो लॉस होगा, मैंने पहले भी बताया, इसका एडजस्टमेंट इसके टेनर पे होगा, कितने पीरियड के बाद रिडीम होना है, साल दर साल, ठीक डेप्रिसिएशन की तरह। क्या आप मोटर बाइक खरीद के पहले साल में पूरा खर्चा नहीं दिखा सकते? अगर 10 साल तक उसको यूज़ करना है
तो उसका डिप्रिसिएशन 10 साल में धीरे धीरे काटेंगे। सेम वही इसका सिस्टम है कि अगर ये 30 रुपये आपको 5 साल में देना है, 5 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका एडजस्टमेंट भी साल दर साल टुकड़ों में होगा। अगर एक बार में दे दिए तो अब आपके पापा जी राजा भोज होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं